हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे ये मेरा चेहरा है यहाँ पे, ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कभी कभी दिमाग में। और जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी तो ये क्रिएट जो कंफ्यूजन हुई है, इसको ठीक करने वाला कोई नहीं था। बट आई थिंक अभी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ। और कई बार मुझे ये भर भर के सवाल पूछा जाता है कि मैम ये बताइए कि एमबीए और एमकॉम से हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट में नेट देना चाहिए। जब आपके फ्यूचर का सवाल होता है तो आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। पर क्या होता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप के हाथ सिर्फ निराशा रह जाती है। बट आई थिंक अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सी एक बात है और बहुत ही छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपको इसको कंप्लीटली समझा दूंगी। ओके, सो बेसिकली पहले अगर मैं देखा जाए तो आपका मैनेजमेंट का कोड होता है। आपका मैनेजमेंट का कोड होता है हमारे पास, विच इज 17। हमारा कॉमर्स का कोड है 08। एंड एक और हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसका कोड होता है लेबर वेलफेयर का 55। तो बेसिकली ये तीन तरह के बच्चे हैं जो ये ऑलमोस्ट तीन तरह की चीजें सेम पढ़ते हैं, राइट। तो जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैम बताइए कि अगर मान लीजिए हमने एमबीए किया है तो हम मैनेजमेंट में दे क्या, हमने एमकॉम किया है हम कॉमर्स में दे क्या, और ये कौन है, ये कौन बच्चे हैं जो इसको दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ऑल्सो मैं ये भी बताने वाली हूं कि डिफिकल्टी लेवल किसका ज्यादा है और किसका कम है। परफेक्ट। तो अगर मैं आपको कॉन्ट्रास्ट में दिखाऊं तो ये मेरा कोड नंबर 8 है कॉमर्स, एंड ये मेरा कोड नंबर 17 है मैनेजमेंट। तो ये जो क्वेश्चन अराइज होता है ज्यादातर हमारे अंदर, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन से ये समझते आ रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का वो कहीं ना कहीं सेम है। एंड इससे एनटीए यूजीसी नेट भी अछूता नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने भी जब अपना सिलेबस दिया तो कहीं ना कहीं वो अलाइन करता है सिलेबस हमारा। तो देखा जाए, अगर मैं बेस सब्जेक्ट मान के चलूं हमारा कॉमर्स, एंड उसके बेसिस पे मैं कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाऊंगी कि मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट किस तरीके से 75% हमारा सिलेबस सेम है। ऑलमोस्ट 75%, मतलब शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये सेम रहता है। देखिए, अगर मैं बात करती हूं बिजनेस एनवायरनमेंट की एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, तो सीधे सीधे इंटरनेशनल बिजनेस का तो आपको एक यूनिट यहां पे दिख गई। देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे दिख गई। तो आधी प्रॉब्लम तो आपको है ही नहीं, डायरेक्ट आपको दिख गई कि किस तरीके से हमारी ये चीजें यहाँ पे आती हैं। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट। जब मैंने आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बात समझाई थी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पहली ही यूनिट क्या होती है, मतलब पहला ही टॉपिक क्या होता है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करना। तो आई थिंक ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट किस तरीके से स्कैन होता है। एंड हमारी ये जो टॉपिक है वो आ जाता है यूनिट नंबर 6 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड फॉर यू पीपल। नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग ऑडिटिंग देखा जाए तो हमारे पास यूनिट नंबर 4 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स आते हैं। ऑफ कोर्स जो कॉमर्स का अकाउंटिंग है इट इज लिटिल डीप, नॉट लिटिल, काफी ज्यादा डीप है। बट हमारा यहाँ पे जो अकाउंट्स आता है वो इतना डीप नहीं आता, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मैच करते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप खुद ही देख सकते हैं, जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कराया था मैनेजमेंट का तो आपको बताया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे यूनिट 1 का एक पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलेगी। फिर बिजनेस फाइनेंस, ये तो मतलब 1.5 यूनिट का 1.5 यूनिट भर दिया है मैनेजमेंट में। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाम राम श्याम भाई भाई हैं, बस नाम इनके अलग कर रखे हैं, एक को बोल दिया बिजनेस फाइनेंस और एक को बोल दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। परफेक्ट। उसके अलावा आप देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमें कहां देखने के मिलता है, पूरी की पूरी एक यूनिट में देखने के लिए मिलता है, यूनिट नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। इसमें आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलता है। प्लस अगर आप बात करते हैं रिसर्च की, तो मैं आपको वहां पे भी ये बात बता चुकी थी कि हमारी स्टैटिस्टिक्स में एक छोटा सा टॉपिक आपका रिसर्च का भी आता है। एंड ये रिसर्च आपके पेपर 1 में तो भर भर के आती है, उसका तो कोई आई थिंक जवाब ही नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन 1.5 यूनिट फॉर्म करती है हमारी मैनेजमेंट की। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 2 का हाफ पार्ट हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लथपथ है।
ऑलराइट, उसके बाद आप देखिए यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सीधा तो नहीं दिया हुआ है, बट आपको पता होगा कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपके पास मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसमें आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है। ऑल्सो अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करती हूँ तो इंटरनेशनल बिजनेस जो आपका है, इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पे आपका WTO है ना, ऐसे बहुत सारे आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब की आपको थ्योरीज देखने के लिए मिलती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं और एग्जाम में खासा पूछी जाती हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करती हूँ नाउ यूनिट नंबर 8 की, जिसमें है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना बड़ा चंक है, मैं आप लोगों को इस टाइम इसको पढ़ा भी रही हूँ। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है यूनिट नंबर 6 में, एंड आपको में देखने के लिए मिलता है यूनिट नंबर 7 में। जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है वो भी आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। बस यहाँ पे जो यूनिट 9 एंड यूनिट 10 आती है ना, वो डिफरेंट है। मतलब अगर आप कॉमर्स की बात करते हैं तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो है और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो है वो हमें मैनेजमेंट में देखने के लिए नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर मैं मैनेजमेंट की तरफ जाती हूँ, आई थिंक अगर आपको यूनिट 10 विजिबल ना हो तो मैनेजमेंट की यूनिट 10 होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूं यूनिट 9 की, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस, जो चंक इंटरनेशनल बिजनेस का हमारे मैनेजमेंट में आता है वहां बिल्कुल नहीं आता। एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो यूनिट है वो भी हमें कॉमर्स में देखने के लिए नहीं मिलती। इसीलिए क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आइडेंटिकल है, सेम है, वी कैन नॉट से आइडेंटिकल बट ऑफ कोर्स रिजेंबलेंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए बच्चे क्या चाहते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स भागते हैं कि मैम मैं इसमें भी दे दूं और मैं उसमें भी दे दूं। फिर आती है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आती है? आई थिंक मेरे हिसाब से, या फिर आप NTA की गाइडलाइंस भी पढ़िए, जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप UGC नेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि आप लोग वही सब्जेक्ट लें जो आपने पोस्ट ग्रेड में पढ़ा हो, है ना। हमेशा लिखा रहता है कि आपका PG में जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसी को ले। तो जब वो स्पेसिफिकली आपको ये बात बता रहा है, आपसे ये बात कर रहा है, तो आई थिंक आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो और हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो PG में सब्जेक्ट है, जैसे मेरा मैनेजमेंट था तो मैंने MBA किया था तो मैंने अपना मैनेजमेंट से अपना एग्जाम क्लियर किया। इसी तरीके से अगर आपका सब्जेक्ट MCOM है तो आप उसको कॉमर्स से करिए, क्योंकि ये प्रेफरेबल है। क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें आपकी कमांड बनती है, और जब आपकी कमांड बनती है तो आपकी मास्टरी आती है उस सब्जेक्ट में, एंड आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर कई जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उनको ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट का डिफिकल्टी लेवल है वो कहीं ना कहीं कम है। तो माइंड माय वर्ड्स, मैनेजमेंट या कॉमर्स, NTA ये सब्जेक्ट देख के एग्जाम नहीं बनाता है। NTA हर सब्जेक्ट का एक टफ एग्जाम बनाता है। उसका मन करता है तो उस एग्जाम को मॉडरेट देगा, उसका मन करेगा टफ देगा, वो उसके ऊपर है। वो कभी भी कंपेयर करके नहीं बनाएगा कि मैं कॉमर्स टफ बनाऊं या मैं मैनेजमेंट टफ बनाऊं। तो आई थिंक ये जो आपके दिमाग में ये उलझन है, जो ये समझ आपकी बैठी हुई है कि डिफिकल्ट होता है कॉमर्स करना, ऐसा नहीं होता। जिनको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको लीगल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए कॉमर्स अच्छा है। जिसको मार्केटिंग पढ़ना अच्छा लगता है उसके लिए मैनेजमेंट अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेड करी है आप उसकी तरफ ही फोकस करिए, आप बहुत ज्यादा दाएं बाएं मत जाइए। मेरी सलाह तो एज अ मेंटोर आपको यही रहेगी। ऑल्सो आप जब लेबर वेलफेयर की बात करते हैं तो अगर आपने MBA किया हुआ है, वो भी सिर्फ MBA नहीं, अगर आपने MBA HR से किया हुआ है तो आप दे सकते हैं लेबर वेलफेयर में। लेबर वेलफेयर का अगर आपको मैं सिलेबस दिखाऊं तो ये रहा, कोड नंबर 55, और इसमें ज्यादातर आपसे लेबर से रिलेटेड एंड ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसका काम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आता ही आता है, बट मैनेजमेंट एंड हमारे कोड नंबर 55 का एक बहुत बड़ा काम है कि ये दोनों PSUs के रास्ते भी आप लोगों के लिए खोलते हैं। मतलब अगर आप PSUs में जाना चाहते हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं MCOM करके मैनेजमेंट में UGC नेट क्लियर कर लूंगा और PSU में चला जाऊंगा, तो ऐसी भूल में मत रहिएगा। वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, और अगर उनको HR में लेना होता है तो मेंशन करते हैं कि कोड नंबर 55 में करंट साइकिल का आपके पास नेट होना चाहिए। और नेट बहुत कम मांगते हैं, ज्यादातर JRF मांगते हैं एंड हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स मांगते हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि अगर मैं MCOM करूंगा तो मेरी बहुत ज्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, मैं MBA करूंगा तो मैं इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैं PSUs में दे दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जिसमें भी आपने अपना पोस्ट ग्रेड किया है, कहीं ना कहीं आपको
उसी में अपना एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपसे डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात कर ली है, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर ली है, एंड आई थिंक मैंने अपना एक ओपिनियन आपको साझा किया है कि किस लिए ज़रूरी है आपका सब्जेक्ट में बने रहना, उसी सब्जेक्ट के साथ चलते रहना, ना कि दाएँ-बाएँ हो जाना। ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि आपके पास एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म आएगा एंड ऑल्सो ऑफलाइन कमेंट में, उस फॉर्म को आप जाइए, अपना थोड़ा सा समय निकालिए एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, जहाँ पे हम बहुत सारे फॉर्म्स की किस तरीके से मार्केटर बात करता है, किस तरीके से मार्केटर ग्रैब करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप जाइए, उस फॉर्म को एक बार फिल करिए और समझिए कि हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो गई होंगी। ऑल्सो अगर आप ये चेहरा बार बार देखना चाहते हैं तो और मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा QR कोड। इसको जैसे ही पैन करेंगे कैमरे में, डायरेक्ट ये मेरे को आपको मुझे मेरे टेलीग्राम पे ले जाएगा। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।